नमस्कार, राम राम, खमा गणिसा। स्वागत आप सभी का राजस्थान बातां के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जिला दर्शन की सीरीज़ हम कर रहे थे, जिसमें कल हमने कोटा संभाग के जिलों को कंप्लीट कर लिया था और आज हम शुरू करने वाले हैं भरतपुर संभाग के जिलों को, जिसमें सबसे पहले हम करने वाले हैं बात भरतपुर ज़िले की। तो चलिए शुरू करते हैं भरतपुर जिला दर्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं परिवहन विभाग का कोड। भरतपुर ज़िले का जो परिवहन विभाग का कोड है वो है RJ05। इसके बाद हम बात करते हैं इसके उपनामों की। तो भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसके साथ इसके प्राचीन नामों की बात की जाए तो भरतपुर को बयाना के प्राचीन नाम से जाना जाता था और इसको प्राचीन काल में मेवात प्रदेश भी कहते थे। इसको क्या कहते थे? मेवात प्रदेश के नाम से भी जानते थे। एक नाम और था इसका प्राचीन काल में, इसको जानते थे शोरसेन प्रदेश के नाम से। शोरसेन प्रदेश के नाम से भरतपुर क्षेत्र को जानते थे। इसके बाद हम इसके संस्थापक की बात करें तो बदन सिंह के द्वारा भरतपुर की स्थापना की गई, यानी कि इसके वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं बदन सिंह। और इसके संस्थापक चूड़ामन को भी माना जाता है। चूड़ामन को भी इनका संस्थापक माना जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक आपसे पूछ लिया जाए तो बदन सिंह इसके वास्तविक संस्थापक थे। और भरतपुर जो रियासत थी वो जाट रियासत थी, यानी जाट राजवंश का यहाँ पे शासन था। ये एक जाट रियासत थी और जाट राजवंश का यहाँ पे शासनकाल था। इसके बाद हम बात करते हैं तहसीलों की। तो भरतपुर में कुल 8 तहसीलें हैं, जो कि हैं भरतपुर, बयाना, रूपवास, रुदावल, नंदवई, वैर, बुवासर और उज्जैन। तो ये होगी इसकी 8 तहसीलें। अब बात करें इसके उपखंडों की तो भरतपुर, डीग, बयाना, नंदवई, वैर और रूपवास इसके 6 उपखंड हो गए। अब डीग को एक नया जिला बना दिया गया है, लेकिन डीग के जो प्रशासनिक कार्य हैं वो अभी भरतपुर उपखंड के तहत किए जाते हैं। तो ये भरतपुर में अभी उपखंड के रूप में भरतपुर में ही शामिल है अभी तक। फिर इसकी स्थलीय सीमा की बात करें तो भरतपुर जिले की जो सीमा है अपने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के साथ साझा होती है अंतर्राज्यीय सीमा। और जिलों के साथ देखें तो धौलपुर, करौली, दौसा, अलवर और डीग जिलों के साथ ये अपनी सीमा साझा करता है। भरतपुर जिले का वन्य जीव शुभंकर है वो सार्स या जिसे क्रेन कहते हैं, वो इसका वन्य जीव शुभंकर हो गया। और विधानसभा क्षेत्र इसमें कुल विधानसभा क्षेत्र कितने आते हैं? कामा, डीग, कुमेर, नगर, भरतपुर, बयाना, वैर और नंदवई, ये 7 विधानसभा क्षेत्र भरतपुर में आते हैं। तो इसके 7 विधानसभा क्षेत्र हो गए कामा, डीग, कुमेर, नगर, भरतपुर, बयाना, वैर और नंदवई। आप एक बात ध्यान में रखिएगा, डीग को नया जिला बना दिया गया, लेकिन जो प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य अभी भी भरतपुर से किए जा रहे हैं यहाँ के। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी भौगोलिक विशेषताओं की। तो सबसे पहले हम देखते हैं भरतपुर की जलवायु। तो यहाँ पे आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अब वैज्ञानिकों का वर्गीकरण देखें तो कोपेन के अनुसार यहाँ पे CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अभी देख लेते हैं कोपेन का वर्गीकरण। तो कोपेन के अनुसार यहाँ पे CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है। फिर थोरनवेट का वर्गीकरण हम देखें तो यहाँ पे DA-W प्रकार की जलवायु पाई जाती है। थोरनवेट का वर्गीकरण देखें तो यहाँ पे DA-W प्रकार की जलवायु पाई जाती है थोरनवेट के अनुसार। फिर बच गया ट्रिवार्था का वर्गीकरण। तो ट्रिवार्था के अनुसार यहाँ पे CAW प्रकार की जलवायु ट्रिवार्था के अनुसार भरतपुर में पाई जाती है। तो ये हो गया भरतपुर जिले की जलवायु का वैज्ञानिक वर्गीकरण। फिर हम देखते हैं यहाँ पे मिट्टी। तो भरतपुर जिले में जलोढ़ या कछारी, जिसे दोमट या कांप भी कहते हैं, इस प्रकार की मिट्टी का विस्तार यहाँ पे देखने को मिलता है। जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। और कृषि के जो वर्गीकरण है, कृषि विभाग का वर्गीकरण, उसके अनुसार यहाँ पे नवीन जलोढ़ मिट्टी और काली गहरी मध्यम काली मिट्टी का जो विस्तार पाया जाता है। फिर वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार यहाँ पे किस प्रकार की अल्फी सॉइल मिट्टी पाई जाती है। तो वैज्ञानिक मिट्टी अल्फी सॉइल, और यहाँ पे फिर जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार देखने को मिलता है। फिर देखते हैं यहाँ पे कृषि। तो यहाँ पे राई, सरसों व गेहूँ का मुख्य रूप से भरतपुर में उत्पादन किया जाता है। अब ये मुख्य फैक्ट आता है कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 20 अक्टूबर 1993 को की गई थी। 2009 में निदेशालय बना दिया गया था और अंत में इसका नाम राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है परीक्षाओं में कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है। तो ये सेवर भरतपुर में स्थित है। और फिर राई अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पे है? सेवर भरतपुर में ही है। और सर्वाधिक सिंचाई भरतपुर में किससे की जाती है? नलकूप और ट्यूबवेल से की जाती है। तो ये हो गया इसका कृषि का वर्गीकरण। फिर देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती है। तो रूपारेल, गंभीर व बाणगंगा नदियों का बहाव क्षेत्र भरतपुर जिले में है। जो डिटेल से हम देखते हैं कि रूपारेल नदी जो है इसका उद्गम अलवर जिले में स्थित उदयनाथ की पहाड़ियों से होता है और अलवर व डीग जिलों में बहने के पश्चात ये भरतपुर जिले के कुशलपुरा कस्बे में विलुप्त हो जाती है। और इस नदी पर कौन सी झील बनी हुई है? मोती झील बांध और सीकरी बांध।
तो इस पे 2 बांध बने हुए हैं, एक तो मोती झील बांध हो गया, एक सीकरी बांध हो गया, जो कौन सी नदी पे आते हैं अपने, रूपारेल नदी पे। फिर गंभीर नदी, इस नदी का उद्गम करौली जिले में स्थित स्पोट्रा की पहाड़ी से होता है। करौली, भरतपुर और धौलपुर जिलों में बहने के पश्चात ये उत्तर प्रदेश राज्य में अपना जल मिला देती है यमुना नदी में। और इस नदी पर करौली जिले में कौन सा बांध बना हुआ है, पांचना बांध। तो पांचना बांध कौन सी नदी पे है, गंभीर नदी पे। फिर बाणगंगा नदी, तो इसका उद्गम होता है कोटपुतली बहरोड जिले की बैराठ की पहाड़ियों से। कोटपुतली, बहरोड, जयपुर, दौसा और भरतपुर जिलों में बहने के पश्चात ये भी अपना पानी उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना नदी में मिला देती है। और इस नदी पर भरतपुर जिले में कौन सा बांध बना हुआ है, अजान बांध। और एक केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी कौन सी नदी पे है, बाणगंगा नदी पे। तो ये होगी इसकी नदियाँ। अब बात करते हैं बांध परियोजनाएं कौन कौन सी चल रही है भरतपुर में। तो एक लालपुरा बांध है, एक शाही बांध, मदान बांध, मोती झील बांध, अजान बांध, बोराठ बांध और सेवर बांध भरतपुर जिले में है। तो ये इसके बांध परियोजनाएं होगी। अब नहर परियोजनाएं कौन सी है भरतपुर में, देखते हैं। तो भरतपुर नहर परियोजना भरतपुर जिले में संचालित की जा रही है। भरतपुर नहर परियोजना कौन सी नदी पर विकसित हुई है, यमुना नदी पर, जो कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इस नहर परियोजना को यमुना नदी पर संचालित जो आगरा नहर है इससे निकाला गया है। इस नहर का निर्माण 1964 में हुआ था और इस नहर की कुल लंबाई 28 किलोमीटर, यानी राजस्थान में 12 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश में 16 किलोमीटर है। तो इस नहर की कितनी लंबाई है राजस्थान में, 12 किलोमीटर। तो नहर परियोजना होगी भरतपुर की, भरतपुर नहर परियोजना। अब बात करें झीलों की, तो भरतपुर में मोती झील और सुजानगंगा झील है। और मोती झील का निर्माण जो भरतपुर शासक सूरजमल जाट के द्वारा करवाया गया था। इस झील में सर्वाधिक पानी में जो इस झील का जो पानी है वहाँ पे सर्वाधिक नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और जो मोती झील है इसको भरतपुर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो इस झील को क्या कहा जाता है, भरतपुर की जीवन रेखा। कौन सी झील है, मोती झील। तो ये इसकी झील हो गई। अब वन्य जीव क्षेत्र की बात करते हैं। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर जिले में विस्तृत है। केवलादेव घना पक्षी विहार को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला, 1981 में। और इस राष्ट्रीय उद्यान का मुख्य जीव क्या है, साइबेरियन सार्स। इस राष्ट्रीय उद्यान में लाल गर्दन वाला तोता, चौकोर पक्षी जिसे चकवा भी कहते हैं, अजगर सर्प देखे जाते हैं। इस उद्यान को वर्ष 1981 में रामसर साइट में शामिल कर लिया गया और 1985 में यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल कर लिया गया। और यहाँ जो राज्य की प्रथम क्या बनाई गई है, प्रथम जीव प्रयोगशाला। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, राज्य की प्रथम जीव प्रयोगशाला कहाँ पे है, तो ये अपने केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में है। और यहाँ पे पक्षियों की 300 प्लस प्रजातियाँ पाई जाती है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको पक्षियों का संवर्ग भी कहते हैं। तो इसको पक्षियों का संवर्ग कहा जाता है। और यहाँ पे सर्वाधिक विदेशी पक्षी आते हैं, जिस 300 में से लगभग 200 तो क्या है, विदेशी पक्षी आते हैं यहाँ पे। तो ये विदेशी पक्षियों की शरण स्थली भी होगी। और ये 1981 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया और 1985 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया। और रामसर साइट में भी इसको 1981 में शामिल कर लिया गया। इसके बाद बंद बारेठ अभयारण्य भरतपुर में। इसका मुख्य जीव क्या है, बयाना पक्षी। और इसे परिंदों का घर के उपनाम से जाना जाता है। तो बंद बारेठ को तो परिंदों का घर और अपने केवलादेव को पक्षियों का संवर्ग के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं उद्योग धंधों की। तो यहाँ पे रासायनिक उद्योग और इंजीनियरिंग उद्योग और वनस्पति घी उद्योग भरतपुर जिले में स्थापित किए गए हैं। रासायनिक उद्योगों में देखें तो जैव उर्वरक खाद का कारखाना कहाँ पे, भरतपुर में। और ये राज्य का प्रथम जैव उर्वरक कारखाना है। फिर इंजीनियरिंग उद्योग की बात करें तो सिमको वैगन फैक्ट्री भरतपुर में, यहाँ पे क्या बनाए जाते हैं, रेल के डिब्बे। फिर इंजन मार्ग का सरसों तेल, जो इंजन मार्ग का ब्रांड का सरसों का तेल आता है वो भी भरतपुर का प्रसिद्ध है। और राजस्थान में सर्वप्रथम सहकारिता कानून कहाँ पे, 1915 में भरतपुर में बनाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि राजस्थान में सर्वप्रथम सहकारिता कानून कहाँ बनाया गया, 1915 में भरतपुर में। तो ये सारी हो गई भरतपुर जिले की भौगोलिक विशेषताएं। अब इसकी कला, संस्कृति और साहित्य की भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं भरतपुर का प्रसिद्ध दुर्ग लोहागढ़ दुर्ग, जिसे भरतपुर दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण 1733 ईस्वी में सूरजमल जाट के द्वारा करवाया गया था। इसके चारों ओर गहरी खाई निर्मित है जिसमें सुजानगंगा नहर का पानी भरा जाता था। और सुजानगंगा नहर को जल की आपूर्ति कहाँ से होती थी, अजान बांध और सिकरी बांध से होती थी। इस दुर्ग में अष्ट धातु के किवाड़ लगे हुए हैं जो कि महाराजा जवाहर सिंह 1365 में दिल्ली के लाल किले से उखाड़ कर यहाँ ले आए थे। और इस दुर्ग में जो महल हैं, किशोरी महल है, एक कचहरी कला राजेश्वरी माता का मंदिर है यहाँ पे, और दादी माँ का महल है, वजीर की कोठी है, गंगा मंदिर भी है यहाँ पे, जामा मस्जिद और मोती महल बने हुए हैं। और राजेश्वरी माता क्या है, भरतपुर राजवंश की कुल देवी है। तो राजेश्वरी माता को क्या माना जाता है, भरतपुर राजवंश की कुल देवी। फिर इस दुर्ग को लोहागढ़, अजयगढ़ और विजयगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। इस दुर्ग को अंग्रेज कभी भी जीत नहीं पाए थे, इसलिए इसके बारे में कहावत भी है कि 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट का 2 छोरा। 8 फिरंगी 9 गोरा
लड़े जाट का दो छोरा। ये कहावत कौन से दुर्ग के बारे में है? लोहागढ़ दुर्ग के बारे में। फिर यहाँ पे बयाना का किला यानी बयाना दुर्ग भी है। इसका निर्माण विजयपाल सिंह के द्वारा करवाया गया था और ये मानी पहाड़ी पर स्थित है। इस दुर्ग को विजय मंदिरगढ़ के नाम से और बादशाह दुर्ग और बाणासुर दुर्ग इन उपनामों से जाना जाता था। इस दुर्ग में दाऊद खां की मीनार है और ये लाल पत्थरों से निर्मित यहाँ पे एक लाल पत्थरों से निर्मित की गई एक ऊंची लाट है जिसे भीमलाट के नाम से जानते हैं। और भीमलाट को क्या कहा जाता है? राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ के उपनाम से जाना जाता है और इसको राजस्थान की कुतुब मीनार भी कहा जाता है। राजस्थान की कुतुब मीनार और राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ क्या है? भीमलाट। इसके बाद बम नृत्य किया जाता है भरतपुर और डिग जिले में। ये नृत्य फाल्गुन माह में किया जाता है और इसका प्रमुख वाद्य यंत्र क्या है? नगाड़ा वाद्य यंत्र के साथ इस नृत्य को किया जाता है। फिर चरकुला नृत्य भी यहाँ पे किया जाता है जो कि मुख्यतः ब्रज क्षेत्र में किया जाता है और मूलतः ये कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का मूलतः नृत्य है लेकिन इसको कहाँ पे भी किया जाता है? अपने भरतपुर में भी। फिर हुरंगा नृत्य भी किया जाता है भरतपुर में जो कि एक प्रकार का स्वांग नृत्य है और ये नृत्य होली के बाद चैत्र कृष्ण पंचमी से अष्टमी तक किया जाता है। फिर यहाँ की प्रमुख जनजाति सांसी जनजाति सर्वाधिक भरतपुर व डिग जिलों में निवास करती है। जनजाति की उत्पत्ति सांसमल नामक व्यक्ति से हुई थी। यह जनजाति दो उपजातियों यानी कि बीजा और माला में विभाजित है और ये जनजाति लोमड़ी बंदर व सांड का मांस खाना अधिक पसंद करती है। इसमें विधवा विवाह का प्रचलन नहीं है, तो विधवा विवाह का प्रचलन इस जनजाति में नहीं किया जाता और इस जनजाति में कुकड़ी की रस्म प्रचलित है। तो क्या रस्म प्रचलित है? कुकड़ी रस्म। रस्म तो क्या कहोगे आप इसको, एक ये प्रकार की कुप्रथा ही है। इसमें यौन संबंधों की जांच की जाती है। महिला के शादी के पहले दिन ही ये जांच किया जाता है कि इसके किसी अन्य मर्द के साथ संबंध रहे या नहीं रहे। इस प्रकार की कुप्रथा है इस जाति में एक। फिर इसके बाद हम बात करते हैं देव बाबा। इनका जन्म कहाँ पे हुआ? नंगला जहाज भरतपुर में। और देव बाबा की सवारी क्या है? भैंसा या पाडा। इनके स्थान जो है नीम के पेड़ के नीचे होता है और मुख्य स्थल नंगला भरतपुर में ही है। यहाँ पे प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल पंचमी और चैत्र पंचमी को इनका मेला भरता है। देव बाबा ग्वालों के देवता माने जाते हैं और देव बाबा को पशु चिकित्सक देवता भी कहा जाता है। तो यह देव बाबा नंगला जहाज भरतपुर में इनका मंदिर है, इनका जन्म हुआ है और काफ़ी बार क्वेश्चन इनसे पूछा भी गया है। फिर है उषा माता का मंदिर। यह मंदिर बयाना दुर्ग में स्थित है और इस मंदिर का निर्माण लाल पत्थरों से करवाया गया है। उषा मंदिर का जीर्णोद्धार लक्ष्मण सेन की रानी चित्रलेखा व पुत्री मंगला राज के द्वारा करा गया था। इसके बाद गंगा मंदिर है। इस मंदिर का शिलान्यास भरतपुर महाराजा बलवंत सिंह ने किया था 1846 ईस्वी में। इसमें महाराजा ब्रजेंद्र सिंह ने गंगा की मूर्ति को स्थापित करवाया था। फिर लक्ष्मण मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण भरतपुर के राजा बलदेव सिंह ने करवाया था और ये भारत का प्रथम लक्ष्मण मंदिर है और ये लक्ष्मण जी है जो अपने भरतपुर राजवंश के क्या माने जाते हैं? कुल देवता। तो लक्ष्मण जी भरतपुर राजवंश के क्या हैं? कुल देवता, कुल देवता माने जाते हैं। फिर यहाँ पे एक मरगया महल बयाना में स्थित है और अकबर की छतरी भरतपुर में स्थित है और जसवंत पशु मेला भरता है भरतपुर में प्रतिवर्ष अश्विन शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा तक ये मेला भरता है और ये मेला गौवंश की हरियाणवी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। हरियाणा बॉर्डर पास में लगता है यहाँ से, तो यहाँ पे हरियाणवी नस्ल की गायों के लिए प्रसिद्ध है मेला। फिर गरुड़ मेला भरता है बंसी पहाड़पुर भरतपुर में। प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल तृतीया को यह मेला भरता है। एक बजरंग पशु मेला भी भरता है यहाँ पे उज्जैन भरतपुर में। प्रतिवर्ष अश्विन शुक्ल द्वितीया से अष्टमी तक ये पशु मेला भरता है। एक हीरामन बाबा का मेला भी भरता है यहाँ पे नंगला जहाजपुर में। प्रतिवर्ष भाद्र शुक्ल चतुर्थी से वैशाख चतुर्थी तक ये मेला लगता है। तो ये हो गए यहाँ के प्रमुख मेले। एक देव बाबा का मेला भी आता है यहाँ पे। देव बाबा जिनका जन्म नंगला जहाजपुर में हुआ था वहीं पे इनका मेला भी भरता है। फिर कन्हैया ख्याल जो कि मुख्यतः सवाई माधोपुर भरतपुर और धौलपुर और करौली का है। इस ख्याल को कन्हैया दंगल के नाम से भी जाना जाता है और इस ख्याल की विशेषता यह है कि पंक्ति की समाप्ति पर उल्टी भीड़ है तथा इसके प्रस्तुतिकरण में भेड़िया का प्रमुख योगदान होता है। इसके बाद नौटंकी, और नौटंकी प्रमुख क्षेत्र अलवर भरतपुर डीग धौलपुर करौली और सवाई माधोपुर है। इसमें 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसके प्रसिद्ध खिलाड़ी माने जाते हैं गिरिराज प्रसाद और इसका प्रचलन जो शुरू किया था श्री भूरेलाल जी ने किया था। इसके प्रमुख वाद्य यंत्र क्या है? नगाड़ा, ढोल, सारंगी, चिंकारा और डपली। इसके बाद भरतपुर डीग और धौलपुर में नत्थाराम की मंडली नौटंकी खेल के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। गुलालबाई और कृष्णा कुमारी नौटंकी के लिए महिलाओं में प्रसिद्ध है। फिर रामलीला कहाँ की प्रसिद्ध है?
भरतपुर में रामलीला का आयोजन सर्वाधिक किया जाता है। यहाँ पे हरगोविंद स्वामी और रामसुख स्वामी के रामलीला मंडल सर्वाधिक प्रसिद्ध है। मोतीलाल जाट ने रामलीला के लिए प्रथम नाटक लिखा था। इसके बाद बैर का दुर्ग, और भरतपुर में इस दुर्ग का निर्माण करवाया था राजा बदन सिंह ने। इसके बाद कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इनकी भी चर्चा कर लेते हैं कि अशोक परमार, जिनका हम बिजोलिया किसान आंदोलन में पढ़ते हैं, भरतपुर के मूल निवासी थे। 17 मार्च 1527 के हुए खानवा के युद्ध में परमार ने राणा सांगा की सहायता की थी। इसके उपलक्ष्य में उन्होंने उसको बिजोलिया का ठिकानेदार बना दिया था, यानी अशोक परमार बिजोलिया के ठिकाने का संस्थापक हुआ। फिर भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1938 में गोपीलाल यादव और किशनलाल जोशी के द्वारा इस प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। अब यहाँ से दो प्रमुख युद्ध आते हैं, एक तो बयाना का युद्ध और एक खानवा का युद्ध, जो कि 1527 में, ये तो हुआ 16 फरवरी 1527 को। राणा सांगा और बाबर के मध्य ये लड़ा गया। इस युद्ध में विजयी हुए राणा सांगा। फिर हुआ खानवा का युद्ध एक महीने बाद 17 मार्च 1527 को भरतपुर की रूपवास तहसील में स्थित खानवा नामक स्थान पर यह युद्ध फिर से राणा सांगा और बाबर के मध्य लड़ा गया और इस युद्ध में बाबर विजयी हो गया। फिर यहाँ से प्रसिद्ध प्रमुख व्यक्तित्व में गोकुल वर्मा का नाम आता है, जिसको शेर भरतपुर के नाम से जाना जाता है। ये तस्वीर देख सकते हो वीर योद्धा गोकुला की। फिर यहाँ पे भरतपुर के संग्रहालय, यानी भरतपुर महल है, जिसको अब संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया है। पहले ये राजाओं का निवास होता था, लेकिन इसको वर्तमान में एक संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। और प्रमुख व्यक्तित्व में बात करते हैं, जगन्नाथ पहाड़िया का नाम आपने सुना होगा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं जगन्नाथ पहाड़िया। ये राजस्थान के प्रथम दलित मुख्यमंत्री रहे, राजस्थान के प्रथम दलित मुख्यमंत्री। और इनका एक कार्य विशेषता पूछा जाता है, राजस्थान में शराबबंदी का कार्य इन्होंने किया था। तो राजस्थान में शराबबंदी कौन से मुख्यमंत्री के काल में की गई थी? जगन्नाथ पहाड़िया के काल में। फिर इसके बाद अपने जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा। भजनलाल शर्मा का क्षेत्र भी कहाँ से आता है? भरतपुर से आता है। इसके पश्चात एक व्यक्ति आते हैं जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह ने क्या कार्य किया था? इन्होंने भरतपुर में सैनिक संग्रहालय का निर्माण किया था। इनके प्रयासों से सैनिक संग्रहालय बनाया गया। भरतपुर में सैनिक संग्रहालय किनके प्रयासों से? जितेंद्र सिंह के प्रयासों से बनाया गया था। इसके बाद हम बात करते हैं महाराजा सूरजमल का पनोरमा। महाराजा सूरजमल का पनोरमा, और एक है राणा सांगा का पनोरमा। राणा सांगा का पनोरमा भी कहाँ पे है? भरतपुर में है। फिर संत लालदास जी, संत लालदास जी, इनकी प्रधान पीठ कहाँ पे है? नंगला जहाज, भरतपुर में। संत लालदास जी की प्रधान पीठ नंगला जहाज, भरतपुर में। इसके बाद हम राज्य का पहला कोरोना दिवंगत पार्क, कोरोना काल में राज्य का जो शहीद जो जिनकी मृत्यु हुई है, तो राज्य का प्रथम कोरोना दिवंगत पार्क कहाँ पे बनाया गया? भरतपुर में। और भरतपुर के नगर निगम की भी एक बात आती है कि भरतपुर राज्य का प्रथम बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम बन गया भरतपुर नगर निगम। तो राज्य का प्रथम बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम कौन सा है? भरतपुर नगर निगम। और प्राचीन सभ्यताओं में बात करें तो नोआ सभ्यता भी कहाँ पे है? भरतपुर में। नोआ सभ्यता स्थल कहाँ पे स्थित है? भरतपुर में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने कवर कर लिए हैं आज की क्लास में भरतपुर ज़िले के बारे में। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आए। अगर अच्छी लगे तो इस क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पूरा जिला दर्शन आपको यहाँ पे करवाया जाएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में अगले ज़िले के साथ। तब तक के लिए जय राजस्थान।